नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी जो सीरीज चल रही है एमपीपीएससी 2020 के पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत तीसरे प्रश्न पत्र यानी विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत इकाई 1 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वो है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा हम पढ़ेंगे। ऊष्मा के अंतर्गत है तापमापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण। तो ये जो टॉपिक है कम से कम 3 लेक्चर के आसपास ये कंप्लीट होगा और 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। 3 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बाकी टॉपिक्स है कार, बल, ऊर्जा, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, इन सभी को बहुत ही डिटेल में हमने कवर कर लिया है पिछले लेक्चर में। यदि आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से आप आसानी से उन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं और इससे अपने जो पाठ्यक्रम है वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप उत्तर लेखन का अभ्यास करना चाहते हैं तो सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन का एक ग्रुप बनाया गया है उत्तर लेखन विशेष। ठीक है, उत्तर लेखन विशेष, तो इसमें आप ज्वाइन हो जाए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको फायदा ये होगा कि मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लेखन करना होता है उसका प्रयास है, उसका जो अभ्यास है वो यहाँ पे रोजाना कराया जाता है। इसके लिए आपको एक प्रश्न दिया जाता है, उसके उत्तर आपको लिखकर पोस्ट करने होते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में और यहाँ पे रोजाना हमारे द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका जो प्रश्न है कितना अच्छा है या फिर किसमें क्या उसमें कमी है, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे रोजाना बेसिस पे करते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में पाठ्य संबंधी जो जानकारी है वो आपको दी जाती है। ठीक है, पढ़ने से संबंधी जो भी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दी जाती है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं वो है ऊष्मा एवं ताप, इसके बाद ताप के पैमाने, टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। ठीक है, इसके बाद हम टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला देखेंगे। फिर है तापमापी, द्रव तापमापी, एल्कोहल तापमापी, पारा तापमापी। ठीक है, द्रव तापमापी के प्रकार है, एल्कोहल तापमापी और पारा तापमापी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्थिर आयतन गैस तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, तापयुग्म तापमापी, संपूर्ण विकिरण तापमापी, प्रकाश उच्च तापमापी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा और तापमान में अंतर। तो ये टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले। टॉपिक है ऊष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर इंग्लिश में से कहते हैं।
ऊष्मा और ताप क्या होते हैं देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, उसमें क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों से मतलब यहाँ पे तंत्र, ठीक है, तंत्र या सिस्टम, जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों अथवा उनके परिवेश के मध्य तापांतर के कारण होता है। एक प्रकार की कैसी ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों अथवा उनके परिवेश के मध्य ताप अंतर यानी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण होता है, ठीक है। इसका SI मात्रक क्या है, इसका SI मात्रक है जूल। और दो वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के मध्य, दो वस्तु या उनके परिवेश के मध्य ऊष्मा का संचार, ठीक है, ऊष्मा का संचार तभी तक होता है जब तक वस्तुओं अथवा उनके परिवेश का माध्यम, वस्तुओं अथवा उनके परिवेश का माध्यम या मीडियम इसको बोलेंगे, का तापमान एक समान ना हो जाए, ठीक है। दो वस्तुएं यहाँ पे दी गई है, वस्तु A, वस्तु B, ठीक है। इन दोनों में यहाँ पे ऊष्मा का संचार, ठीक है, ऊष्मा का संचार तब तक होगा जब तक इसका तापमान, मान लीजिए इसका तापमान है A डिग्री सेल्सियस या उसका तापमान है B डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब तक ये वाला भी A डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, यानी ये दोनों बराबर ना हो जाए, तब तक इसमें संचार चलता है। और संचार तभी चलता है जब ये दोनों असमान हो, ठीक है, असमान हो। समझ गए, ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया। या फिर ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ये दूसरी वस्तु का तापमान इससे मैच हो जाए या पहला का उससे मैच हो जाए, तब जाके वहाँ पे जो ऊष्मा का संचार है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ताप जब तक एक समान ना हो जाए, ताप जब तक एक समान ना हो जाए तब तक उसमें ऊष्मा का संचार चलता है, ठीक है। और ताप यदि समान हो गए तो ऊष्मा का संचार उसमें नहीं चलेगा। अगला है ताप। ताप क्या है, हम यहाँ पे ताप के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वाले डिस्कशन में हमने ताप का जिक्र यहाँ पर देखा। अब देखते हैं ताप क्या है। ताप वो है भौतिक राशि है। ताप क्या है, ताप एक भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु जैसे सजीव या निर्जीव कोई हो सकती है, किसी पदार्थ अथवा वस्तु में निहित ऊष्मा की मात्रा, ध्यान रखिएगा, पहला क्या है, ऊष्मा की मात्रा यानी अमाउंट, और दूसरा है स्तर अथवा तीव्रता, ऊष्मा की मात्रा, और यहाँ पे क्या है, स्तर अथवा तीव्रता यानी इंटेंसिटी और डिग्री, ठीक है, को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है ताप, ऊष्मा की मात्रा और तीव्रता को, ठीक है। किस में, किसी पदार्थ या निर्जीव वस्तुओं में निहित, ठीक है, किसी पदार्थ या निर्जीव वस्तुओं में निहित ऊष्मा की मात्रा, स्तर अथवा तीव्रता को व्यक्त करती है। वो राशि क्या कहलाती है, वो भौतिक राशि कहलाती है ताप, टेम्परेचर, ठीक है, ये कहलाती है टेम्परेचर, ताप। ताप की माप विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक पैमाने अथवा तापमापी यंत्रों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। ताप का जो SI मात्रक होता है वो होता है केल्विन। ताप द्वारा किसी वस्तु की तप्तता यानी हॉटनेस अथवा शीतलता, कोल्डनेस, यानी वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है कि आपेक्षिक मान का पता चलता है, ठीक है। इस प्रकार हमको ये पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये किससे पता चलता है, ताप द्वारा किसी वस्तु की तप्तता और शीतलता के आपेक्षिक मान से यहाँ पे हमको ये चलता है पता, ठीक है। आपेक्षिक मान का हमको यहाँ पे पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में लेते हैं, ये कोई वाटर है, ठीक है, वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं, बॉईल किए तो इसमें जो ताप है, ताप बढ़ा, ठीक है, ताप यहाँ पे बढ़ा तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये यहाँ पे ताप बढ़ा है मतलब ये हो गया गर्म, ठीक है, गर्म अवस्था। और यहाँ पे हमने इसको ये एक दूसरा पात्र है, यहाँ पे हमने इसको लिए, ये इसमें कोई गर्मी नहीं दी या फिर क्या कोई हीट हमने यहाँ पे नहीं दिए, तो ये हो जाएगा क्या, ये ठंडा ही रहा, ठीक है, पहले ठंडा था ये ठंडा ही रहा, तो ये हो जाएगा ठंडा। तो हम यहाँ पे कैसे पता कर रहे हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, हम ये ताप के कारण पता कर रहे हैं, ठीक है। ताप के मान से बता रहे हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में, अभी और डिस्कस करना है। ताप के पैमाने, टेम्परेचर स्केल, ठीक है। ताप के पैमाने मुख्यतः यहाँ पे 4 है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, ठीक है। कौन कौन से, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, जिसमें से केल्विन वाला है SI मात्रक, ठीक है। यहाँ पे जो 4 दिए हैं, 4 में से एक है SI वाला, ठीक है। हम जो केल्विन में मापते हैं ना SI मात्रक, ठीक है। सात हमारे मुख्य वाले है जो मूल मात्रक है, ठीक है। 7 होते हैं मूल मात्रक, 7 होते हैं, उसमें से एक होता है तापमान भी। तो तापमान वाले
का जो SI मात्रक है वो है केल्विन। तापमान को मापते हैं केल्विन में। सेल्सियस, सबसे पहले देखते हैं सेल्सियस, ठीक है। इसे स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में विकसित किया था। कब किया था? 1742 ईस्वी में। किसने किया था? स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने। इसमें एक वायुमंडलीय दाब 0.76 मीटर पारे का स्तंभ होता है, ठीक है। इसमें एक वायुमंडलीय दाब मतलब यहाँ पे 0.76 मीटर पारे का स्तंभ, और इसमें वायुमंडलीय दाब पर हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तथा इसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे देखें 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहाँ से चलता है? 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसके बीच वेरी करता है, इसके बीच ये रहता है, इसकी परास यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका हिमांक क्या रहता है? हिमांक यहाँ पे रहता है, हिमांक रहता है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में इसका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे यहाँ पे जो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे जमना शुरू हो जाता है, कोई वस्तु या फिर कोई द्रव वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे कोई द्रव यहाँ पे उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उबलना यहाँ पे शुरू हो जाता है, उसको बोलेंगे कौन सा? यहाँ पे बोलेंगे क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो जाएगा हिमांक और ये हो जाएगा क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक मतलब वह तापमान जिसपे कोई द्रव उबलना शुरू कर दे, ठीक है, या कोई पदार्थ है वो उबलना शुरू कर दे, उसको हम बोलेंगे क्वथनांक। और हिमांक किसको बोलेंगे? हिमांक हम उसको बोलेंगे जिसमें कोई द्रव या फिर पदार्थ जमना शुरू कर दे, ठीक है, जमना, इसको बोलेंगे हम हिमांक। तो यहाँ पे हिमांक क्या है? हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे सेल्सियस में हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तथा इसके प्रत्येक भाग को हम 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना अंतर है? इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, ठीक है। इस प्रकार 1 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी डिग्री सेल्सियस लेंगे, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर, यानी हर एक जो पाठ्यांक हम लेंगे उसमें वो अपने आप में 1 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। समझ गए? 1 डिग्री सेल्सियस यानी प्रत्येक भाग जो भाग रहेगा, इसका हर एक भाग रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट यानी यहाँ पर देखते हैं, इसको इंग्लिश में भी फ़ारेनहाइट बोलते हैं। इसे जर्मनी के वैज्ञानिक डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1710 ईस्वी में विकसित किया था। जिसने किया था? जर्मन के वैज्ञानिक डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने, ठीक है, 1710 में। इस तापमान में हिमांक 32 डिग्री तथा क्वथनांक 212 डिग्री होता है। इनके मध्य दूरी को हम 180 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई इसका ये फ़ारेनहाइट पैमाना है, तो यहाँ से शुरू कहाँ से होगा पता है? शुरू हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और ख़त्म कहाँ पे होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बीच कितने भाग होंगे? इसके बीच होंगे टोटल यहाँ पे होंगे 180 भाग, 180 भाग, ठीक है, 180 भाग, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हम कहते हैं, ठीक है। केल्विन इस पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने 1852 ईस्वी में विकसित किया था। कब किया था? 1852 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड केल्विन के द्वारा। इसमें हिमांक अथवा अधोबिंदु, हिमांक को हम अधोबिंदु के नाम से भी जानते हैं, अधोबिंदु, ठीक है, अधोबिंदु। इसमें हिमांक 273 केल्विन तथा क्वथनांक अथवा ऊर्ध्व बिंदु, क्वथनांक को हम क्या बोल सकते हैं? ऊर्ध्व बिंदु 373 केल्विन होता है, ठीक है। क्या होता है? इसका क्वथनांक 373 केल्विन होता है, और हिमांक कितना होता है? 273 केल्विन, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी 100 बराबर भागों में विभाजित की जाती है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये केल्विन पैमाना मान लीजिए, ऐसा कोई केल्विन पैमाना है। यहाँ पे होगा 273 केल्विन, यहाँ पे होगा 373 केल्विन, ठीक है। तो जो हिमांक ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्वथनांक, ये हिमांक हो गया, ये क्वथनांक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 बराबर भागों में विभाजित होगी। इसके ये जो इनके मध्य की दूरी है, हिमांक और क्वथनांक के मध्य की दूरी कितने भागों में विभाजित होगी? 100 बराबर भागों में,
ठीक है, 100 बराबर भागों में, और हर एक भाग क्या कहलाएगा, 1 केल्विन, 1 केल्विन, ठीक है, हर एक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। यहाँ पे 1 केल्विन कहेंगे 273 से लेके एक मिनट, यहाँ पे 273 से लेके है यहाँ पे 373, और हर एक जो भाग है वो कहलाएगा एक केल्विन। 1 केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं, ठीक है, 1 केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं, इसलिए यह पैमाना परम ताप पैमाना भी कहलाता है। क्या कहलाता है, परम ताप पैमाना। जब 1 केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को हम परम ताप कहेंगे, तो इसीलिए यह पैमाना क्या कहलाएगा, परम ताप पैमाना, परम ताप पैमाना। और परम शून्य ताप भी होता है, ठीक है, परम शून्य ताप, ठीक है, परम शून्य ताप क्या होता है, किसी वस्तु का न्यूनतम संपूर्ण ताप, किसी वस्तु का न्यूनतम संपूर्ण ताप परम शून्य ताप जो -273 डिग्री केल्विन, ऋण 273 डिग्री यहाँ पे केल्विन सॉरी ये सेल्सियस, सॉरी फिर से बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ये केल्विन नहीं, केल्विन यहाँ पे केल्विन, और इसको कंफ्यूज मत करना। केल्विन का होता है के और सी का होता है सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे सी होता है सेल्सियस और के होता है यहाँ पे केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो परम शून्य ताप होता है, किसी वस्तु का न्यूनतम संपूर्ण ताप परम शून्य ताप कहा जाता है, ठीक है। जो न्यूनतम संपूर्ण ताप रहता है वो क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप। इसको यदि सेल्सियस में देखें तो इसका मान होता है 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, 0 के या 0 के, ठीक है, 0 है और ये के केल्विन 0 के से व्यक्त करते हैं, 0 के से, ठीक है। इसको हम बोलेंगे परम शून्य ताप। अगला है र्यूमर, ठीक है, र्यूमर। इस पैमाने को फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी र्यूमर ने 1730 ईस्वी में विकसित किया था। इस तापमापी में हिमांक 0 डिग्री र्यूमर तथा क्वथनांक होता है 80 डिग्री र्यूमर। यहाँ पे ये स्केल है, मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री से 80 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा र्यूमर, ठीक है, ये र्यूमर। और यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे होती है, दोनों के बीच की दूरी 80 बराबर भागों में बांटी जा सकती है, ठीक है, 80 बराबर भागों में यहाँ पे बांटी जा सकती है। और प्रत्येक भाग रहेगा क्या, प्रत्येक भाग रहेगा 1 डिग्री र्यूमर, 1 डिग्री र्यूमर। हम यहाँ पे दर्शाएंगे प्रत्येक भाग को, हर एक भाग कितना रहेगा, 1 डिग्री र्यूमर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जन फार्मूला। ये जितने हमने पढ़े, ठीक है, या सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, इन सबको आपस में बदलने के लिए एक फार्मूला है, ठीक है। जैसे डिग्री सेल्सियस को हमको यदि बदलना है फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको केल्विन में बदलना है, या केल्विन में दिया है तो सेल्सियस में बदलना है, या केल्विन में दिया है तो फ़ारेनहाइट में बदलना है। इस प्रकार ये आपस में, या फिर इनको र्यूमर में बदलना है, ये र्यूमर में है तो अन्य से बदलना है, फ़ारेनहाइट में, केल्विन या सेल्सियस में बदलना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले की फॉर्मेशन पे आप ना जाए कि कैसे बना, क्यों बना, ये आपको ये जरूरी नहीं है, पर ये फार्मूला ये है, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ये फार्मूला ये है, आपके लिए जरूरी है, इसको आप याद रख लीजिए। याद रखने क्या है, आप दो चार बार इसको लिख के देख लीजिए, ठीक है, 2-4 बार इसको लिख के देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमने अभी तक पढ़े ना, उसी का एकदम शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे, सी का हिमांक कितना होता है, मतलब सी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0, ठीक है, और यहाँ पे उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है 100, c - 0/100। ये किए, ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहले स्टेप आपको याद होगी। अब केल्विन में इसका केल्विन माइनस, ये माइनस है, ये डैश नहीं, ये माइनस, केल्विन के माइनस 273 इसका शुरुआती पॉइंट होता है। और यहाँ पे हो जाएगा, इसके कितने भाग होते हैं, 100। यहाँ पे सेल्सियस के भी कितने भाग थे, 100, और यहाँ पे केल्विन के भी कितने भाग हैं, यहाँ पे 100, ठीक है। ये भाग नीचे वाला है, भाग कितने भाग हो रहे हैं, जैसे हमने पढ़े ना कि इसके बीच में और इसके बीच में कितने भाग होते हैं, इस प्रकार से। जैसे केल्विन में हमने पढ़े थे 100 भाग, ठीक है, और यहाँ पे सेल्सियस में भी 100, उसको भी 100 भाग होते हैं। जितने भाग होते हैं उससे अपॉन उसको बटे में लिख लेना है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट यानी F -32 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें कितने भाग होते हैं, 180 भाग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे R -0 मतलब यहाँ से शुरू होगा, यानी र्यूमर यहाँ शुरू होगा, और यहाँ पे 80, इसमें कितने भाग होते हैं, 80। तो ये इस प्रकार ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है।
इस प्रकार याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। इससे आपको दो चीज़ें होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो आपको ये बाकी जो यहाँ पे दिए गए, ठीक है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, इसके ये जो पैमाने हैं, इसके जो हिमांक और क्वथनांक ये भी आपको पता चलेंगे। और यहाँ पे क्वथनांक नहीं, सिर्फ हिमांक यहाँ पे पता चलेगा, तो क्वथनांक आप इससे संबंधित याद रख सकते हैं। और यहाँ पे कितने भागों में, ठीक है, कितने भाग है उसके उस परास के बीच, ठीक है, उसका जो पैमाना रहेगा, जैसे सेल्सियस में 0 से लेकर 100 तक रहता है, तो उसके बीच में कितना भाग है, कितने भाग है वहाँ पे, तो ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्सियस में 100 भाग है, केल्विन में 100 है, फ़ारेनहाइट में 180 है और र्यूमर में 80 है, ठीक है। इस प्रकार ये हमको ये भी हिंट करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सी क्या है। सी मैंने आपको बता दिया, सेल्सियस है, के से केल्विन, एफ से फ़ारेनहाइट और आर से र्यूमर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले का हम यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको जैसे ये एग्जांपल है, फ़ारेनहाइट को आपको बदलना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। फ़ारेनहाइट को बदलना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। सेल्सियस में फ़ारेनहाइट को बदलना है सेल्सियस में, इस प्रकार से बदलना है इसको। तो यहाँ पर देखेंगे हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला जो भाग है वो कहाँ पड़ रहा है, ये देखिए, सेल्सियस वाला ये पड़ गया हमको शुरू में, फ़ारेनहाइट वाला ये पड़ गया शुरू में, ठीक है। बाकी इनसे हमको कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। दो चीज़ हमको करना है, एक तो फ़ारेनहाइट वाला देखना है और सेल्सियस वाला देखना है। यदि हम बदल रहे हैं किसमें, एक मिनट, ये थोड़ा ई बन गया, यदि हम बदल रहे हैं किसमें, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, या फिर यदि इसका उल्टा भी करेंगे, यदि सेल्सियस दिया हो और फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हम इन दोनों पदों का यूज़ करेंगे, इन दोनों पदों का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इन दोनों पदों के यहाँ पे भूल जाइए फिर, जब यदि इससे संबंध में चीज़ें आएगी, इससे केल्विन के संबंध में चीज़ आएगी तो हम केल्विन वाला उठाएंगे, आर यानी र्यूमर संबंधित चीज़ आई तो हम र्यूमर वाला पद उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिसको हमको कन्वर्ट करना है, ये जिसमें कन्वर्ट करना है, उन दोनों को हम उठाएंगे। यहाँ पे दिया था कितना, 98.6 यानी 98.6 फ़ारेनहाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे कितना है, हमको बदलना किसमें, हमको बदलना है उसमें, उसको सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। डिग्री सेल्सियस ये दोनों उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, C - 0/100, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ बराबर लगाना है ये, क्योंकि सब बराबर है। F - 32/180, ठीक है। इस प्रकार ये सूत्र है इसका, इसको हम अब यूज कर लेंगे। अब यहाँ तक तो हमने कक्षा 8वीं तक तो पढ़े ही रहते हैं सब लोग, ठीक है। 6वीं 7वीं 8वीं में इतनी सी जो अंश बटे हर वाले और ये समीकरण वाले जो रहते हैं, ठीक है, जिसके बीच में इक्वल रहता है, ये सारी कैलकुलेशन हमने करें तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे इस वाले चित्र में देखिए, मैं पेन कलर चेंज कर लूँ एक मिनट, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, एकदम अपने जो ज्ञान के चक्षु सारे खोल के रखना। ये देखिए, हमको किसको कन्वर्ट करना है, एफ यानी फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है किसमें, सी में, ठीक है। एफ को कन्वर्ट करना है सी में, तो यहाँ पे हमने ये उठा लिए, ये वाला फॉर्मूला हमने उठा लिए, C - 0/100, ठीक है। कितने भाग इसमें, 100 बराबर हो जाएगा F - 32/180, ये दो हो गए। अब इन दोनों को उठा लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन, आपका जो कन्वर्जन वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट ये दिया है 98.6, ठीक है, 98.6 यहाँ पे दिया है। तो ठीक है, हमको कहाँ पे चेंज करना है, सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू हमारी चेंज हुई और हमारा डिग्री सेल्सियस का आंसर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ डिग्री फ़ारेनहाइट का मान वहाँ पर रख देंगे, क्योंकि हमको क्या है, ये दिया गया है, इसको हमको बदलना है सेल्सियस में। तो सेल्सियस में बदलना है, जो हमको मान निकालना है उसको तो हम वैसे ही रखेंगे, बाकी जो दिए गए उसको यहाँ पे हम रख देंगे समीकरण में, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे देखिए C/100 बराबर F रेन 32/180, ये फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसा यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया हूँ, ये फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हमको निकालना है क्या है, C, तो C वाले पद को हम यहाँ पे रख लेंगे। आई होप ये वीडियो आप देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हालांकि मैं तो यहाँ पे बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेशन, इस टाइप की कैलकुलेशन की नॉलेज आपको होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर C वाले पद को हमने लेफ्ट साइड में रख लिया, यानी LHS में रख लिए, ये है LHS और ये है RHS, ठीक है। LHS में रख लिया, यानी इस साइड वाले में रख लिया, RHS मतलब राइट हैंड साइड में, इधर साइड है ना। तो C को निकालना था, यहाँ पे हमने रख लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये ट्रांसफर करेंगे जो वैल्यूज है, यहाँ पे जो मान है, यहाँ पे देखिए नहीं बटे में 100 है, तो बटे वाला 100
समीकरण के उधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में चले जाएगा। ठीक है, बटे वाला 100 कहाँ पे चले जाएगा, गुणा में। ठीक है, बटे वाला 100 है, ये चले जाएगा गुणा में। तो यहाँ से हमने हटा के कहाँ पहुँचा दिए, यहाँ पे, ये पहुँचा दिए। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है बहुत ही आसान हो गई। अब f माइनस 32 गुणा 100 बटे 180। ठीक है, अब हमको क्या पता है, हमको सिर्फ एक वैल्यू पता है, हमको यहाँ पे दिया गया f का मान दिया गया है 98.6। ठीक है, 98.6 यहाँ पे दिया गया है, तो हम उसको रख देंगे, सिंपल इसको पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिए, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 98.6 ऋण 32 गुणा 100 बटे 180, ये हमने रख दिए। ठीक है, ये रख दिए। अब देखो इसमें एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन होगी आपको, और आपका डिग्री सेल्सियस में मान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किए, इसको घटा दिए, 98.6 ऋण 32 को यहाँ पे घटा दिए, तो कितना आ गया, 66.6। ठीक है, यहाँ पे 66.6 इतना आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, इस वाले पद में देखिए अब 66.6 बटे पहले 66.6 लिखे, ये लिख दिए, गुणा इसमें ये बचा है। ठीक, ये बचा है, ये वाला पद बचा है 100 बटे 180, इसको हम जैसा कि वैसे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए थे। इसके बाद देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे दशमलव था, दशमलव हटा तो बटे में क्या आएगा 10, बटे में दशमलव हटा, उसके बाद कितनी संख्या रहती है उसमें जीरो हम लगाते हैं, दशमलव हटा तो आएगा 1, और जितनी संख्या है दशमलव कितनी संख्या है 1, तो वहाँ पे आएगा कितना 1 0। दशमलव जितनी संख्या रहती है उतने जीरो हम नीचे उतार देते हैं। ठीक है, ये दशमलव वाले को भिन्न में बदलने के लिए, ये हो गया, गुणा हो गया 100 बटे 180, जितना हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए और कट जाएगा, यहाँ पे ये कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी। एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटा दूं। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे और कटेगा, ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया, इस प्रकार से कट गया। अब ये 2 है, और यहाँ 6 वाले पद है, इसको भी काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, 333 भागित 9, 333 भागित 9, यही बचा यहाँ पे, 333 भागित 9। ठीक है, इतना बचा। अब इसको भाग दे देंगे, 9 3 27, 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पे 9 गुणा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 33 में 27 के बचेंगे 6। ठीक है, यहाँ पे हो गए 3, और यहाँ पे आ गया, आप 9 का पहाड़ा में पढ़ेंगे, 9 7 63, तो ये हो गया 63 बटे 0। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 27, भागफल कितना आएगा 27, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा कितना, सी बराबर हो जाएगा 27 का 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने बदल लिए बहुत ही आसानी से। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, किसको बदले हमने, फ़ारेनहाइट में 98 यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने किस में कन्वर्ट कर दी, यहाँ पे कन्वर्ट कर दी है सेल्सियस में। कितना सेल्सियस आया, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ही आसान सा एग्जांपल था। इसी प्रकार आप बाकी जितने भी है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी जितने भी कन्वर्जन है, ठीक है, कन्वर्जन में क्या याद रखना है आपको, जो चीज़ दी गई है उसको रखना है। ठीक है, जो चीज़ दी गई है उसको रखना है, और कहाँ पे रखना है, किस फॉर्मूले में रखना है, वो आपको जो चीज़ दी रहेगी उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको क्या दिया गया था, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया था, बदलना किस में था, डिग्री सेल्सियस में बदलना था। तो हमने इन दोनों पदों को ले लिए थे, इन दोनों पदों को उठा लिए थे, बाकी हमारा कोई काम का नहीं। यदि ये 2 पद हमको दिए हैं तो ये 2 हमारे कोई काम का नहीं, ये दोनों इस टाइम पे कोई काम का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पद हमने उठाया, ये वाला पद उठाया, तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, इक्वल सबके बीच में लगा ही है। तो इस वाले फॉर्मूले से हमने जो हमको मान दिया गया था डिग्री फ़ारेनहाइट का, उसको रख के हमने सेल्सियस का मान निकाल लिया। आगे समझ में, बहुत ही आसान था इसमें कोई भी किसी प्रकार की उलझन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा यदि आपको आंसर हर या फिर जो समीकरण है उसके बेसिक्स पता हो तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, तापमापी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, और ये आपको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, इसको 2-4 बार लिख के देखिए, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप का मान एक समान होता है। ठीक है, ताप का मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कब एक समान होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर, ये याद रखना। अगला है तापमापी, इसको थर्मोमीटर भी बोलते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर भी इसे बोलते हैं। देखते हैं ये क्या होता है। तापमापी वह यंत्र है जिसके उपयोग से ताप अथवा ताप प्रवणता
ताप अथवा ताप प्रवणता का मापन किया जाता है। ठीक है, तापमापी वह यंत्र है जिसके कारण जिसके उपयोग से क्या मापते हैं हम, ताप और ताप प्रवणता। ठीक है, ताप प्रवणता का मापन किया जाता है। इसको इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये ताप प्रवणता आपको चुभ रही होगी अभी कि क्या है ये करके। तो ये ताप प्रवणता वह भौतिक राशि है। ताप प्रवणता वह भौतिक राशि है जो किसी विशिष्ट स्थान के परित है। ये कोई विशिष्ट स्थान के परित है। ताप में होने वाले परिवर्तन की दर तथा कौन से ताप में होने वाले परिवर्तन की दर तथा उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। ताप में होने वाले परिवर्तन की दर और उसकी दिशा को ये प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये जो ताप प्रवणता है, ठीक है, ये ताप प्रवणता के नाम की जो भौतिक राशि है वो। अब तापमापी देख लेते हैं, थर्मोमीटर के जो टाइप्स है बहुत सारे वो देख लेते हैं इसके प्रकार। पहला तो है द्रव तापमापी, स्थिर आयतन गैस तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप युग्म तापमापी, संपूर्ण विकिरण तापमापी, प्रकाशित उच्च तापमापी। ठीक है, यहाँ पे ये 6 प्रकार है इसके मुख्यतः। और यहाँ पे द्रव तापमापी के 2 प्रकार है, एल्कोहल तापमापी और पारा तापमापी। सभी के बारे में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। द्रव तापमापी, प्रत्येक तापमापी में पदार्थ के किसी ऐसे गुण को चुन लेते हैं जो ताप के साथ निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, प्रत्येक तापमापी में पदार्थ के किसी ऐसे गुण को हम चुनते हैं जो ताप के साथ निरंतर बदलते रहता है। अतः द्रव तापमापी में कांच के केशनली में, ये कांच की केशनली, यहाँ पे कांच की केशनली में द्रव जैसे हो सकता है यहाँ पे एल्कोहल और पारा। द्रव की स्तंभ की लंबाई तापमान मापन के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, द्रव स्तंभ की लंबाई, ये जो द्रव स्तंभ है ना, ये द्रव स्तंभ, इसकी जितनी लंबाई होगी वो किसके मापन में प्रयोग होगी, तापमान के मापन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये द्रव तापमापी के अंतर्गत और चीज देखते हैं। यह तापमापी तापीय परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन यानी वॉल्यूम में परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो द्रव तापमापी है, तापीय परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन या फिर इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम, द्रव का आयतन या वॉल्यूम में परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन के गुण पर आधारित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस पे आधारित है, यह ऊष्मीय प्रसार के गुण पर आधारित है। इस तापमापी में कांच की केशनली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई तापमान मापन के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इस हाथ में इसका जो किस गुण पे आधारित, ये याद रखिए, ऊष्मीय प्रसार पे ये आधारित है। ठीक है, इसके अंतर्गत है एल्कोहल तापमापी। ठीक है, द्रव तापमापी के अंतर्गत है एल्कोहल तापमापी। वह तापमापी जिसमें मुख्यतः द्रव के रूप में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, इसे एल्कोहल तापमापी कहा जाता है। ये जो है ये तापमापी क्या कहलाएगा, एल्कोहल तापमापी। ठीक है, आप बताइए एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। यदि आपने रसायन विज्ञान पढ़ा है तो एथिल अल्कोहल का सूत्र बताइए आप। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। उपयोग बहुत ही सारे होते हैं इसके। ठीक है, बहुत ज्यादा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये भी बताइए। ठीक है, यह तापमापी ठंडे प्रदेशों में अधिक प्रयोग किया जाता है। ये जो तापमापी है ठंडे प्रदेशों में अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि एथिल अल्कोहल का हिमांक अत्यंत निम्न होता है। एथिल अल्कोहल का जो हिमांक होता है अत्यंत निम्न होता है। ये कितना, -114 डिग्री सेल्सियस होने तक ये मतलब ये सहन कर लेता है। ठीक है, मतलब जमता नहीं है, मतलब इतना कम होता है। यहाँ पे एथिल अल्कोहल का जो हिमांक है अत्यंत निम्न होने के कारण यह जमता नहीं है। ठीक है, इसका जो हिमांक है बहुत कम होने के कारण क्या नहीं होता है, ये जमता नहीं है, -114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना होता है इसका। और यहाँ पे जो एल्कोहल थर्मोमीटर है इसको हम स्पिरिट थर्मोमीटर भी बोलेंगे। स्पिरिट थर्मोमीटर ये अल्टरनेटिव होता है किसका, जो हम पारा तापमापी का उपयोग करते हैं ना, उसका पारा तापमापी का ये अल्टरनेटिव होता है। और यहाँ पे ये उसी प्रकार ही फंक्शन करता है जैसा कि पारा तापमापी करेगा। इसके अगली स्लाइड में हम देखेंगे। पारा तापमापी या क्लिनिकल तापमापी या डॉक्टरी तापमापी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, पारा तापमापी या क्लिनिकल तापमापी या डॉक्टरी तापमापी इसको बोलेंगे। ये क्या होता है, ऐसे तापमापी जिसमें द्रव के रूप में पारे का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। ऐसे तापमापी जिसमें द्रव के रूप में पारे का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे तापमापी जिसमें द्रव के रूप में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, वो अल्कोहल तापमापी हो गया। और जिसमें पारे का द्रव के रूप में पारे का प्रयोग किया जाता है, पारा तापमापी कहलाता है। ठीक है। ऐसे या फिर ऐसे तापमापी जिनमें पारे का उपयोग किया जाता है, पारा तापमापी कहलाते हैं। मानव शरीर के ताप मापन हित के लिए, मानव शरीर में यानी हमारी बॉडी में ताप को मापने के लिए पारा तापमापी का प्रयोग किया जाता है, जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। जो डॉक्टर वगैरह हमारे शरीर का तापमान जानने के लिए यूज करते हैं, वो होता है पारा तापमापी। इसे क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर भी इसे कहते हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। शरीर के सामान्य तापमान, शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? शरीर का सामान्य तापमान का अर्थ है मानव शरीर में आमतौर पर पाए जाने वाला तापमान। ठीक है। शरीर का सामान्य तापमान से क्या अर्थ है? मानव शरीर में आमतौर पर पाया जाने वाला तापमान। एक शोध के अनुसार वयस्कों में शरीर का मानक तापमान होता है 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना नापते हैं? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। जो हमने कन्वर्जन लिया था ना, कन्वर्जन वाला एग्जाम्पल वही है। ठीक है। यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हमने बदल दिया किसमें? 38 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये वो वाले एग्जाम्पल से आपने देखा, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया, क्योंकि ये 2-3 जगह कॉमन रूप से यूज हुआ है। ठीक है। तो हम इसका हमारे शरीर का तापमान सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो हमारे शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मानव शरीर का ताप परिवर्तन छोटी परास यानी शॉर्ट रेंज में ही होता है। मानव शरीर का जो परास है, मानव शरीर का जो तापमान है, तापमान का परिवर्तन है, उसकी परास शॉर्ट रेंज में ही होता है। अतः मानव शरीर के तापमान को मापने हेतु पारा थर्मामीटर यानी पारा तापमापी का प्रयोग किया जाता है। पारा तापमापी में न्यूनतम बिंदु होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तथा उच्चतम बिंदु 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो फ़ारेनहाइट एफ आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 43 डिग्री यानी 43 डिग्री सेल्सियस ये इसमें होता है। ठीक है। उच्चतम बिंदु कितना होगा यहाँ पे? यदि हम किसकी बात करें, डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो यहाँ पे 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा। और उच्चतम बिंदु की फ़ारेनहाइट में बात करें तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे होगा। ठीक है। ये आया समझ में? कि फिर से बताऊँ एक बार, ये मान लीजिए ये कोई पारा तापमापी है। यहाँ पे यदि फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा जो मैक्सिमम होगा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये सेल्सियस की बात करें, यहाँ पे होगा 35 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आप जब डॉक्टर के पास जाए तो उसमें देखना जो रहता है ना, उसका जो थर्मामीटर रहेगा डॉक्टर का, तो उसमें देखना कि कहाँ से कहाँ तक गया है वो। ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट, और वो लिखा रहेगा वहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका। ठीक है। डेली लाइफ में जब भी आप या आपके पास हो, या किसी के पास हो, या फिर आप डॉक्टर के पास जाए, तो उसमें जब वो चेक करेगा तापमान, तब आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो तापमापी है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में कार्य करता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ये कार्य करता है, ये हम बोल सकते हैं। इसकी परास ये है। किस सिद्धांत पे आधारित है ये है द्रव तापमापी या पारा तापमापी ऊष्मीय प्रसार के गुण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऊष्मीय प्रसार के गुण का प्रयोग इसमें किया जाता है, दोनों में। ये था एल्कोहल वाले में, एल्कोहल और पारा तापमापी में, दोनों में। यानी हम ये बोल सकते हैं कि द्रव तापमापी में हम ऊष्मीय प्रसार के गुण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है स्थिर आयतन गैस तापमापी। स्थिर आयतन गैस तापमापी ये क्या होता है देखते हैं। स्थिर आयतन पर तापमान में परिवर्तन करने से स्थिर आयतन पर तापमान में परिवर्तन करने से गैस के दाब यानी प्रेशर में परिवर्तन होता है। ठीक है। किसमें परिवर्तन करने से किसमें परिवर्तन होगा? स्थिर आयतन पर तापमान में परिवर्तन करने से गैस के दाब में परिवर्तन होता है। ठीक है। टेम्परेचर में जब चेंज करेंगे तो उसके प्रेशर में चेंज होगा, यानी यहाँ पे
ताप में यदि परिवर्तन करेंगे तो द्रव में परिवर्तन होता है ना। इस तापमापी से, ये जो स्थिर आयतन गैस तापमापी है, इस तापमापी से ऋण 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान मापे जाते हैं। ठीक है, इसकी परास क्या हो गई, हम क्या बोल सकते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगी इसकी परास, 500 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी परास हो जाएगी। ठीक है, उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकलती है। उच्च ताप यदि होता है तो हाइड्रोजन यदि हम यूज करते हैं तो क्या होती है, वो विसरण के द्वारा बाहर निकलती है। इसलिए 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के मापन के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 500 डिग्री अधिक से तापमान है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, नाइट्रोजन गैस का। जबकि निम्न ताप यानी लो टेम्परेचर अर्थात 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे, 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे हम कहाँ तक जाएंगे, हम यहाँ पे -268 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे, के माप के लिए हाइड्रोजन के स्थान पे हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हीलियम गैस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए कब हम कौन सी गैस का प्रयोग कर रहे हैं, जब 500 से अधिक है, 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है तो नाइट्रोजन का प्रयोग कर ले रहे हैं, और ये 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो किसका यूज कर रहे हैं, हीलियम का। ठीक है, और इसमें जो सामान्य वाला होता है उसमें कौन सा होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उसमें डालते हैं। जब ये 500 से ऊपर जाएगा तो हम करेंगे 500 से ऊपर जाएगा तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, और 200 से नीचे आएगा तो किसका करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे हीलियम का, हाइड्रोजन के स्थान पे हीलियम का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, इसे प्रामाणिक गैस तापमापी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रामाणिक गैस तापमापी। अगला है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। ये क्या होता है, किसी धात्विक तार के तापमान में वृद्धि करने से, किसी धात्विक तार के तापमान में वृद्धि करने से उसका विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस समान दर से बढ़ता है। इस तापमापी में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। इस वाले तापमापी में कौन सा किसका उपयोग करते हैं, प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्लेटिनम बेस्ड है इसलिए हम बोलेंगे प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, और प्लेटिनम के प्रतिरोध पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इस तापमापी से सामान्यतः ऋण 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक का शुद्ध रूप से हम माप सकते हैं, या इसे शुद्ध रूप से यहाँ तक मापा जा सकता है किसमें, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में। यानी इसकी परास हो गई क्या, 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापयुग्म तापमापी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तापयुग्म तापमापी क्या है। इस तापमापी में दो असमान यानी भिन्न भिन्न विद्युत सुचालक प्रयोग किए जाते हैं। इस तापमापी में दो असमान विद्युत सुचालक प्रयोग किए जाते हैं जो भिन्न भिन्न तापमान पर विद्युत संधियों का निर्माण करते हैं। अलग अलग तापमान पे विद्युत संधियों का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, यह तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। सीबेक प्रभाव क्या होता है हम देखेंगे अभी। इस तापमापी के अंतर्गत 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापे जा सकते हैं। ठीक है, तापयुक्त तापमापी से 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। यानी इसकी परास यदि पूछा तो उसकी परास भी ये है। सीबेक प्रभाव क्या होता है, जब दो अलग अलग धातु युग्मों, ठीक है, दो अलग अलग धातु युग्मों का मतलब क्या है, यहाँ पे युग्मों, अलग अलग धातु युग्म, पहला युग्म दूसरा युग्म मतलब इसके अंदर दो रहेंगे, तो पहला युग्म ये कहलाएगा, दूसरा युग्म ये कहलाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है एंटीमनी तथा बिस्मिथ, एंटीमनी तथा बिस्मिथ। ठीक है, ये हो गया। और ये है तांबा और लोहा, तांबा व लोहा। ठीक है, तो एक युग्म कौन सा हो गया, एंटीमनी और बिस्मिथ का ले सकते हैं, और ये एक युग्म किसका ले सकते हैं, तांबा और लोहा का। ये एग्जांपल के लिए आपको मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे युग्म की बात हो रही, धातु युग्म, ये सभी धातु हैं तो ये क्या हो जाएंगे, धातु युग्म। ठीक है, ये धातु युग्म हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं फिर से परिभाषा। जब दो अलग अलग धातु युग्मों एंटीमनी तथा बिस्मिथ अथवा लोहा व तांबा के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ यानी क्लोज्ड सर्किट बनाते हैं तो दोनों युग्मों यानी कपल को भिन्न भिन्न ताप पर रखते हैं तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल से परिपथ में विद्युत धारा संचारित होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जब दोनों युग्मों को भिन्न ताप पर रखते हैं
बंद परिपथ में, तो यहाँ पे क्या होती है, परिपथ में विद्युत भाग वाले यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स परिपथ में से ईएमएफ से क्या होता है, ईएमएफ से क्या होगा, परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है, ईएमएफ से परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा यानी थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, ताप विद्युत धारा या थर्मो इलेक्ट्रिक करंट इसे कहते हैं। तो ये होता है सीबेक प्रभाव, और इसी पे आधारित है कौन सा, ये ताप युग्म तापमापी, ठीक है। इसकी रेंज कितनी थी, हमने देखा अभी 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। संपूर्ण विकिरण तापमापी, स्टीफन एक वैज्ञानिक है, स्टीफन के अनुसार ये स्टीफन के नियमानुसार उच्चतम ताप यानी हाईएस्ट टेम्परेचर पर किसी वस्तु को द्वारा प्रति सेकंड में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा वस्तु के परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। विकिरण, उत्सर्जित विकिरण यहाँ पे ले लिए ई, उत्सर्जित विकिरण है ई, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे तापमान है टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से बताता हूँ आपको क्या है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे उच्चतम तापमान को हम मापते हैं, तापमान को हम दर्शाते हैं टी से, टेम्परेचर से, और यहाँ पे है विकिरण, उत्सर्जित विकिरण, तो ई, इन दोनों का रोल यहाँ पे देखेंगे। उच्चतम तापमान पर किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में, एक सेकंड में यानी हर एक सेकंड में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, हर एक सेकंड में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी परम ताप के चतुर्थ घात, ये ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होगी। तो ई समानुपाती हो जाएगा 4 की घात टी, ठीक है, ई समानुपाती हो जाएगा 4 की घात टी, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ई समानुपाती हो जाएगा टी की घात 4 के, उल्टा बोल दिया, ई समानुपाती हो जाएगा टी की घात 4 के, ठीक है, होता है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी के द्वारा वस्तु से उत्सर्जित विकिरण के आधार पर ताप को मापते हैं। इसके माध्यम से 800 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। इसकी परास कितनी होगी, 800 डिग्री सेल्सियस से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस तक। अगला है प्रकाशित ऊर्जा तापमापी। ये क्या होता है, यह उच्च तापमापी वेन एक वैज्ञानिक है, वेन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम, ठीक है, वेन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, वेन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी गर्म वस्तु यानी हॉट बॉडी से उत्सर्जित विकिरण तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा एम, इसको लैम्डा एम से दर्शाएंगे, विकिरण तरंगदैर्घ्य तथा उसके परम ताप यानी टी, परम ताप का गुणनफल सदैव नियत रहता है। किसका जो गुणनफल है वो नियत रहता है। किसी गर्म वस्तु यानी हॉट बॉडी से उत्सर्जित विकिरण तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा एम तथा उसके परम ताप टी का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। तो ये नियतांक हो जाएगा, लैम्डा एम गुणित टी बराबर होगा नियतांक, क्या ये हो जाएगा नियत, ठीक है। ये होता है प्रकाशित उच्च तापमापी में, इस नियम का हम उपयोग करते हैं। और यहाँ पे इस तापमापी के द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से लेके 2700 डिग्री सेल्सियस तक की परास रेंज के ताप मापे जा सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 800 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हमने सभी प्रकार के तापमापी हमने देख लिए यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं ऊष्मा और तापमान में अंतर, ऊष्मा और तापमान में अंतर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ऊष्मा यानी हीट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा का प्रतिरूप है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा का प्रतिरूप है जिसकी उपस्थिति अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है, ठीक है। इसकी उपस्थिति किस कारण होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। तापमान की बात करें तो ताप किसी वस्तु की उष्णता अथवा शीतलता की मात्रा का माप है। तापमान क्या है, ताप किसी वस्तु की उष्णता अथवा शीतलता की मात्रा की माप है। हीट की बात करें तो दो वस्तुओं की ऊष्मा समानता का आशय है ऊष्मीय संतुलन, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दो वस्तुओं की ऊष्मा समानता का आशय ऊष्मीय संतुलन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दो वस्तुओं का ताप समान होने का आशय ऊष्मीय संतुलन है। दो वस्तुओं का ताप समान है तो उनका आशय क्या है, ऊष्मीय संतुलन है। और दो वस्तुओं की ऊष्मा समानता का आशय यहाँ ऊष्मीय संतुलन नहीं है, ऊष्मीय संतुलन नहीं है, ठीक है। अगला है ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है।
गर्म से ठंडी को स्थानांतरित होती है ऊष्मा। और यहाँ पे ताप की बात करें तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का संचरण ताप द्वारा निर्धारित होता है, ना कि ऊष्मा के द्वारा। ठीक है, इसे कैलोरी या किलो कैलोरी अथवा जूल में मापा जाता है। इसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन और या फिर यहाँ पे र्यूमर, एक र्यूमर था उससे मापा जाता है। ठीक है, र्यूमर, इन 4 चीज़ों से हम मापते हैं। आई होप ये टॉपिक्स आपको आसानी से समझ में आए होंगे और ये लेक्चर भी आपको पूरा समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए, ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और इस चैनल पे सरकार स्टडी विद एजुकेशन पे हमारे द्वारा MPPSC 2020 का सारा पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जा रहा है। तो यहाँ पे यदि आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डेली नोटिफिकेशन के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले जो कंटेंट है उसमें हम इसका सुधार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा MPPSC और व्यापम से संबंधित। और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं MPPSC और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो MCQ वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने MCQ का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ PDF और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ MPPSC T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है यहाँ पे, प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और PDF नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, आप देख सकते हैं बाद में, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे MPSI का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए MP पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।